हिंदी संक्रांति मंच द्वारा आयोजित की जा रही लाइव कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हिंदी संक्रांति मंच के द्वारा कक्षा 9वीं के लिए रात्रि 8 बजे और कक्षा 11वीं के लिए 8:45 पर लाइव कक्षाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जाता रहा है। और आगे भी जब तक ये पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो जाता, हम इस कक्षा को जारी रखेंगे। और इसके साथ साथ यह सूचना भी हम आपको देना चाहेंगे कि कक्षा 9वीं और 11वीं का जो पाठ्यक्रम है वो हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसको 20 मार्च तक पूरा करवा दें। और वो पाठ्यक्रम जो आपको 2021 के जो वार्षिक परीक्षा के साथ संबंधित है, और उसके पश्चात हम पुनः 10वीं और 12वीं के लिए पुनरावृत्ति कक्षाओं का आयोजन करेंगे। और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर भी जो क्रमानुसार हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक उपविषय को लेकर हम उसके लिए प्रयास करेंगे कि विद्यार्थियों को जो बोर्ड परीक्षा के अंदर अधिक से अधिक सहायता मिल सके, उनका प्रदर्शन बेहतर हो और वो उच्चतम अंक प्राप्त कर सके। तो आप सभी हमारे साथ इसी प्रकार से अपना सहयोग देते रहें, जुड़े रहें, और अन्य विद्यार्थियों तक भी इस क्लास का जो लिंक है वो शेयर किया कीजिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके और हमारे प्रयास को गति मिल सके, ऊर्जा मिल सके। और वैसे हम सभी अध्यापक साथियों का जो विद्यार्थियों तक ये लिंक भेजते हैं, अपनी रुचि दिखाते हैं, अपना सहयोग देते हैं, हम उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो आज का जो हमारा उपविषय है, जो हमारी आज की कक्षा है, आज की कक्षा 9वीं के लिए जो हमारा उपविषय है वो कृतिका में से उद्धृत है, कृतिका भाग 1 में से। क्योंकि क्षितिज के जो पाठ हैं, जो 4 गद्य पाठ थे, वो कक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वो कक्षाएं अटेंड नहीं की थी, किसी कारण से वो नहीं जुड़ पाए थे, तो वो यूट्यूब पे जाकर अब भी उन वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। और इसके पश्चात हम कृतिका के जो गद्य पाठ हैं 3, उसकी कक्षाएं लेंगे। तत्पश्चात काव्यखंड और उसके पश्चात व्याकरण है, उसको हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो इसी प्रकार ये कक्षाएं तब तक हम निरंतर चलाए रखेंगे जब तक आपका पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो जाता। तो आप जो विद्यार्थी आज पहली बार YouTube चैनल पर आए हैं, अभी तक उन्होंने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको जो आयोजित की जाने वाली कक्षाएं हैं उनकी सूचना या अपलोड होते हुए वीडियो की जो सूचना है वो तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ, मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें जो पाठ है ये एक संस्मरण है जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जी प्रगतिशील साहित्यकार हैं और इन्होंने इस संस्मरण में ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि चाहे हमारा परंपरागत रूप से जीवन व्यतीत करने का ढंग कैसा भी हो, लेकिन फिर भी अगर कोशिश की जाए तो लीक से हटकर जिया जा सकता है। ये इस पूरे पाठ की जो केंद्रीय पंक्ति है, अगर हम कहें तो केंद्रीय पंक्ति यही है। एक बार पुनः सुनिए कि इस पाठ की जो केंद्रीय पंक्ति है वो क्या है। इस पाठ का जो केंद्रीय भाव, इस पाठ की जो केंद्रीय पंक्ति है वो यह है कि परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल रूप से जीते हुए भी लीक से हटकर जिया जा सकता है। तो यहाँ पर उनके परिवार के अंदर, उनके वंश परंपरा में उसकी नानी, उसकी दादी, उसकी माँ यानी कि लेखिका के जो ये संबंधित औरतें, उसकी बहनें जो भी इसके संपर्क में रही हैं, किस प्रकार से उन्होंने परंपरागत जीवन को जीते हुए भी अपनी जीवन शैली को एक अनूठी पहचान दी, अपने निजत्व को बनाए रखा, अपनी जो एग्जिस्टेंस है, अपने अस्तित्व को बनाए रखा, उसकी चर्चा इस पाठ के माध्यम से की गई है। तो लेखिका यहाँ पे स्पष्ट करती है कि जो उसकी नानी थी उसको उन्होंने कभी नहीं देखा। लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा क्योंकि लेखिका के जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वह एक परंपरागत अनपढ़ और पर्दे में रहने वाली औरत थी। कौन? लेखिका की नानी। नाना शादी के बाद वकालत पढ़ने विलायत चले गए और लौटने पर विलायती जीवन ही जीते रहे। यानी कि उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी जो परिवेश था, जो वेस्टर्न कल्चर था, जो पाश्चात्य
सभ्यता थी उसी में ढाल कर रख लिया, क्योंकि विवाह के उपरांत वो विलायत यानी कि लंदन चले गए थे वकालत पढ़ने के लिए, बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए, और वहाँ पर वो काफ़ी वर्ष रहे, तो उसी जीवन शैली को अपनाकर वो भारत में आ गए। जबकि नानी जो थी वो गूढ़ परंपरागत थी, भारतीय थी, और अपने ढंग से जीती रही, और अपनी पसंद नापसंद उसने कभी भी पति पर व्यक्त नहीं की। जब नानी मरने वाली थी तब उन्होंने अपने पति से कहा कि वे आपके स्वतंत्रता सेनानी मित्र, जो उनके पति का मित्र था और वो एक स्वतंत्रता सेनानी था जिनका नाम था प्यारेलाल, वो उनसे मिलना चाहती है। जब परिवार वालों ने ये बात सुनी तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि सारी जिंदगी पर्दे के अंदर रहने वाली संकोची औरत को जो मृत्यु के निकट आने पर ये क्या अनुभव हो रहा है, किस प्रकार की उसकी इच्छा हुई है कि वो अपने पति के मित्र से मिलना चाहती है। तो लेकिन मरणासन्न थी, तो मृत्यु उसकी निकट थी, तो उसकी अंतिम इच्छा को जानते हुए उसके पति ने अपने मित्र को बुलवा भेजा। तो जब उसके मित्र प्यारेलाल उनके पास आते हैं तो वो उनको कहती है कि मैं आपसे एक वचन चाहती हूँ कि जो मेरी बेटी है उसकी जो शादी है वो किसी स्वतंत्रता सेनानी से ही करवाना। तो यहाँ पर अपनी एग्जिस्टेंस की बात है, अपने अस्तित्व की बात है कि उसने, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये बात मैं अपने पति से कहूँगी, क्योंकि पति तो क्या है, जो पाश्चात्य सभ्यता में रंगे हुए व्यक्तित्व हैं, वो अंग्रेज़ी कल्चर को प्राथमिकता देने वाले व्यक्ति हैं, बैरिस्टर हैं, तो हो सकता है कि उसकी ये इच्छा पूरी ना हो, क्योंकि वो उनके अंदर जुनून था देश की आज़ादी को लेकर। तो उसने इसके लिए अपने पति के मित्र की जो है सहायता ली, उसको अपनी अंतिम इच्छा बताई कि मेरी मृत्यु के बाद ये ध्यान रखना, मेरी बड़ी बेटी जो है वो लगभग 15 साल की हो गई है, आने वाले समय में जल्द ही उसकी शादी की बात उठने लगेगी, तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि मेरी बेटी के लिए कोई ऐसा वर ढूंढना जो स्वतंत्रता सेनानी हो, जो आज़ादी का सिपाही हो। नानी की मृत्यु हो गई और लेखिका की माँ का विवाह ऐसे युवक से हुआ जिसे आईसीएस की परीक्षा से इसलिए निकाल दिया गया, यानी कि उस परीक्षा में इसलिए नहीं बैठने दिया क्योंकि वह स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेता था। यानी कि जो लेखिका के पिता हैं वो क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इस बात से ये बात स्पष्ट होती है। और उनको अंग्रेज़ों ने आईसीएस की, इंडियन जो सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती है, उसमें भाग लेने के लिए रोक लगा दी थी। वो इसलिए लगा दी थी क्योंकि जो लेखिका के पिता थे वो क्या लेते थे, स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेते थे, आज़ादी के सिपाही थे। इसके पश्चात आगे वे अपनी माँ के महत्व का वर्णन करती है कि वे शरीर से दुबली पतली जरूर थी किंतु खूबसूरत और ठोस निर्णय लेने वाली महिला थी, इसलिए मेरी माँ की राय घर के हर कामों में ली जाती थी। लेखिका मृदुला गर्ग के अनुसार मेरी माँ में भी नानी की तरह आज़ादी का जुनून था, लेकिन मैंने अपनी माँ को भारतीय माँ की तरह कभी नहीं पाया। वे घर का कोई काम नहीं करती थी, यहाँ तक कि उन्हें अपने ही बच्चों को दुलार देने की फुर्सत भी नहीं थी, हमेशा पत्र पत्रिकाएं पढ़ती रहती थी। देखिए यहाँ पे जो परंपरागत रूप है महिला का, उसका एक दूसरा पक्ष दिखाया है कि किस प्रकार आज से आज़ादी से पहले की बात है कि उस समय भी ऐसी महिलाएं थी जो अपने निजत्व को बनाए रखे हुई थी। तो ये मेरी सबसे साहिबी वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के कारण था, क्योंकि जो लेखिका की माँ के पिता यानी कि जो लेखिका के नाना थे वो बैरिस्टर थे, वकील थे बहुत बड़े, तो इसलिए वो जो रोब था, जो साहिबी का गुण था, वो मेरी माँ को अपने पिता से ही मिला था, इसलिए अपने ससुराल में भी वो ज़्यादा काम नहीं करती थी। और इसीलिए जो लेखिका की दादी है वो आमतौर पे कह भी देती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है जी, इसको धोई पोछी और छींके पर टांग दी, यानी कि इससे काम नहीं होता, ये तो केवल दिखाने के लिए है। और इसके अलावा वो बहुत ईमानदार थी और मितभाषी थी। मितभाषी मतलब कम बोलने वाली, अर्थात ईमानदारी के साथ वह कम बोलने वाली थी। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका ने यह स्पष्ट किया है कि ईमानदारी और मितभाषिता के कारण ही मेरी माँ को घर और बाहर दोनों जगह आदर और सम्मान मिलता था। अब परिवार के लोग उसका सम्मान क्यों करते थे कि एक तो वो सच्ची है, ईमानदार है, और दूसरा कम बोलती है। हमारे घर का सभी लोग, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बुजुर्ग, अपने ढंग से जीवन जीने की उसे क्या थी, छूट थी। यानी कि हर एक बंदे की जो निजता थी उसका सम्मान किया जाता था, उसकी प्राइवेसी का क्या होता था, सम्मान होता था।
तो इस प्रकार ये लेखिका अपने परिवार के परिवेश के बारे में यहाँ बात कर रही है। यहाँ मृदुला गर्ग ने अपनी परदादी और माँ की संतान संबंधी मन्नतों और इच्छाओं का चित्रण किया। लेखिका ने लिखा है कि मेरी परदादी के पास 2 से ज़्यादा धोतियाँ यदि हो जाती तो वो एक दान कर देती थी। देखिए, त्याग की भावना उसने बताई है कि मेरी परदादी की त्याग की भावना क्या थी कि अगर एक से अधिक सूट भी होता तो भी, यानी धोती जो पहनती थी वो, उसको भी वो दान कर देती थी। अपने इसी स्वभाव के चलते भगवान के मंदिर में जाकर खुलेआम मन्नत मांगती थी, केरी मेरी पतोहू को कन्या हो। जबकि ऐसा नहीं था कि मेरे खानदान में पहले लड़कियां नहीं थी, भगवान की मर्जी भी ऐसी हुई कि उन्होंने एक के बाद एक 5 कन्याएं हमारे घर में दे दी। यानी कि अब लेखिका यहाँ स्पष्ट करती है कि जैसा समाज में आज लड़कियों के जन्म को लेकर इस प्रकार की कहते हैं कि पीड़ा महसूस की जाती है, दुख मनाया जाता है, ऐसे बहुत से परिवार पहले भी थे। लेखिका के परिवार के साथ संबंधित उसकी तरह स्वभाव रखने वाली महिलाएं थी जो मन्नतें मांगकर बेटियां मांगती थी। और वो कौन सा समय था? आज का 2020-21 का समय नहीं, आज़ादी से पहले का समय, यानी कि आज़ादी से पहले का 1930-40 की ये बात हो रही है। 1938 के अंदर मृदुला गर्ग का जन्म होता है, तो 1930-35 की बात हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि उस समय भी ऐसा था कि जो कन्याओं को बेटी के जन्म को सादर और सत्कार के साथ स्वीकार किया जाता था, मन्नतें मांगी जाती थी। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने खानदान की सुनी हुई नामी चोर और मांझी कथा को याद का वर्णन किया कि कभी किसी समय हवेली के सभी मर्द बाहर बारात में गए थे, घर पर औरतें सज धज कर नाच गाने में लगी थी। एक चोर किसी घर में चोरी की नीयत से पहुंचा, उसमें मांझी थी। वह आहट पाकर उसी से पानी पिलाने को कहने लगी। उसने कहा कि मैं चोर हूँ, तब भी वो कहती रही कि हाथ धो लो और पानी लेते आओ। माँ जी ने उसी से पानी मंगवाया, उसे भी आधा पिलाया और सीख दी कि तू मेरा बेटा हो गया, अब चाहे चोरी कर या खेती कर। यानी कि कितने संस्कार और कितने अच्छे मूल्य उस व्यक्ति के हृदय परिवर्तन के लिए माँ जी ने कहे, बजाय चोर को देखकर शोर मचाने को लेकर। तो इसके पश्चात सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध अपने परिवार के रूढ़ी भंजक व्यक्तित्व और संस्कार का वर्णन करते हुए, रूढ़ी भंजक का मतलब होता है रूढ़ियों को तोड़ने वाला, कि 15 अगस्त 1947 का जश्न जब मनाया जा रहा था तब मैं 9 साल की थी। मुझे टाइफाइड हो गया, इसलिए मुझे इंडिया गेट नहीं जाने दिया गया। सब लोग चले गए और मेरे पिताजी ने मुझे रूसी उपन्यास ब्रदर्स कारामजोव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि जब लेखिका आज़ादी का जो जश्न मनाया जा रहा था उसको देखने के लिए उसको अनुमति नहीं मिली क्योंकि उसको टाइफाइड था, वो घर पर ही थी। तो उसके पिता ने उसको एक रूसी उपन्यास दिया, ब्रदर्स कारामजोव पकड़ा दिया कि इसे पढ़ो और चुपचाप पढ़ती रहो। लेखिका ने अपने अन्य 4 बहनों, यानी कुल 5 बहनें थी, अन्य 4 बहनों को मंजुला भगत, चित्रा, अचला और रेणु, अपने एकमात्र भाई राजीव का परिचय दिया है। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने 4थे नंबर की बहन रेणु के विषय में लिखा है कि वह बहुत जिद्दी थी, या यूँ कहें कि स्वतंत्र विचारों वाली थी। स्कूल से लौटते समय उसको और अचला को गाड़ी लेने जाती थी, लेकिन वह उसे छोड़कर पैदल आना पसंद करती थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि गाड़ी के अंदर आना सामंत शाही की निशानी है। ये एक झूठा दिखावा है, अमीरी का झूठा दिखावा है, जो वो पसंद नहीं करती थी। सच ऐसा बोलती थी कि लोग समझते थे कि मजाक कर रही होगी। वो जो भी कहती थी बेबाक कहती थी और सच कहती थी। लेखिका ने अपनी बहन चित्रा और अचला के बारे में लिखा है कि चित्रा ने अपनी पसंद से शादी की, अचला ने अर्थशास्त्र और पत्रकारिता से पढ़ाई की। उन्होंने अपने बारे में लिखा कि शादी के बाद मैं बिहार के छोटे कस्बे डालमिया नगर में रहती थी। उस समय पति पत्नी भी यदि फिल्म देखने जाते तो अलग अलग पंक्ति में बैठते थे। यानी कि इतना ज़्यादा ये कह सकते हैं संकीर्णता लोगों के अंदर थी कि महिलाओं के बैठने के लिए स्थान अलग है और पुरुषों के बैठने के लिए अलग, भले ही वो पति पत्नी ही क्यों ना हो। लेकिन मैंने अपने प्रयास से वहाँ की औरतों से नाटक में पराये मर्दों के साथ अभिनय भी कराया। इस तरह वह आदमी और औरत के बीच जो रूढ़ियाँ थी उनको समाप्त करने का प्रयास करती हैं। तो इस पाठ के माध्यम से लेखिका आज़ादी के बाद के समय में जो भारतीय समाज में महिलाओं को लेकर जो रूढ़ियाँ पनपी हुई थी उनको किस प्रकार उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, अपने परिवार के
जो सदस्य महिला सदस्य थी उनके उदाहरणों के माध्यम से और अपने द्वारा जो उन्होंने कदम उठाए उसकी बात यहाँ पर करती है। लेखिका ने कैथोलिक बिशप से बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए स्कूल खोलने का निवेदन किया, किंतु बिशप का मतलब एक चर्च जो संस्था है जो स्कूल खोलती है, उन्होंने स्पष्ट मना किया और उन्होंने स्वयं अपने प्रयास से एक विद्यालय खुलवाया। लेखिका ने एक अच्छा काम और किया कि वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया। इस जल प्रलय पाठ में लेखिका ने अपने स्वभाव से ज़्यादा जिद्दी स्वभाव अपनी बहन रेणु को बताया कि 1950 में मैं दिल्ली में भारी बारिश हुई, सभी नाले उफान पर थे, सड़कों पर पानी था। मैंने रेणु को स्कूल जाने से मना किया, लेकिन वह मुझसे भी ज़्यादा जिद्दी थी। वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची, लेकिन गाड़ी में नहीं पहुंची। स्कूल बंद होने के कारण 2 मील पैदल चलकर घर वापस आ गई। यानी कि उसने अगर ये ठान ली कि मैं स्कूल जाऊंगी तो कोई उसको रोकने वाला भी नहीं था। 1950 की जो बारिश की बात यहाँ पे लेखिका कर रही है कि वो साल ऐसा था जब एक ही रात में दिल्ली में 9 सेंटीमीटर बारिश हुई थी और सड़कों जो थी वो पानी से लबालब भरी हुई थी। कोई साधन स्कूल जाने तक का नहीं था, लेकिन जो उसकी बहन थी रेणु, उसने ठान लिया था कि मैं स्कूल जाकर आऊँगी। हालांकि उसको बताया गया कि इतनी अधिक बरसात हुई है इसलिए स्कूल बंद होंगे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसने कहा कि मैं जाकर स्कूल देख कर आऊँगी कि स्कूल बंद है या नहीं, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। तो वो स्वयं स्कूल जाती है, लेकिन जब स्कूल बंद देखती है तो 2 मील पैदल गई और 2 मील वापस आई। तो इस प्रकार का उसका स्वभाव था। अब इस पाठ के जो सारांश के पश्चात प्रमुख घटनाओं के बाद इस पाठ के जो प्रमुख प्रश्न हैं हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इस पाठ का वो है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो क्यों प्रभावित थी। यह बात सत्य है कि लेखिका ने कभी भी अपनी नानी को नहीं देखा था, परंतु अपनी नानी के बारे में उसने जो कुछ भी सुना था उसके कारण उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। क्या सुन रखा था कि नानी की शादी तो विलायती ढंग से व्यतीत करने वाले बैरिस्टर से हो गई, तो वो नहीं चाहती थी कि जो उनकी बेटी यानी कि जो लेखिका की माँ है उसको भी एक विलायती ढंग के आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़े। तो इसलिए उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ हो, एक स्वतंत्रता संग्राम के जो सिपाही हैं, आज़ादी के सिपाही हैं, उसके साथ हो। वो बैरिस्टर के साथ स्वयं रहती हैं, ना तो अपनी इच्छा अपने पति के ऊपर थोपती हैं और ना ही अपने अनुसार उनको ढलने के लिए कहती हैं, यानी कि उनकी निजता बनाए रखती हैं। तो विलायती ढंग से जीवन की शिकायत नहीं की और वह पारंपरिक ढंग से ही जीना स्वीकार किया। दूसरा प्रश्न, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। अभी हमने बात की थी कि उन्होंने अपने जब वो मरणासन्न थी, मृत्यु के निकट थी, तो लेखिका की जो माँ है उसकी आयु 15 साल थी, तो उसकी नानी ने उसकी माँ के लिए जो रिश्ता देखने की बात शुरू हुई कि अब मैं मर जाऊंगी तो ये अपने तरीके से उसका रिश्ता तय करेंगे, किसी विलायती लड़के को पकड़ लाएंगे जिसका स्वभाव विलायती होगा। लेकिन उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं आपके जो मित्र हैं स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल, उससे मिलना चाहती हूँ, मुझे उससे मिलवाया जाए। उसकी भेंट करवाई गई तो उसने उनसे वचन लिया कि मेरी बेटी की जो शादी है वो किसके साथ करना, किसी आज़ादी के सिपाही के साथ करना। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ करके आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी की। मेरे संग की औरतों में जो अगला प्रश्न है, पाठ आधारित जो तीसरा प्रश्न है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वहन करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी, कैसे। तो और दूसरा है, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो कौन कौन सी विशेषताएं थी या किस प्रकार वो सबका दिल उसने जीत रखा था। एक तो उसकी माँ जो थी वो मितभाषी थी और सच बोलने वाली थी, यानी झूठ नहीं बोलती थी। खद्दर की साड़ी पहनती थी, ईमानदार भी थी। लेखिका की माँ बच्चों से प्यार नहीं करती और ना ही उनके लिए खाना पकाती थी। ये उसकी चारित्रिक हम सीमा कह सकते हैं, क्योंकि उसका अधिकांश समय किसमें बीतता था, या तो संगीत सुनने में, या पुस्तकें पढ़ने में, या साहित्य चर्चा करने में। लेखिका की माँ घर वालों से सम्मान और बाहर वालों से प्रेम मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि उसके हृदय में किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं था, बेबाक सत्य बोलने वाली थी, इसलिए सभी उसका सम्मान करते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए कि लेखिका के जो दादी के घर में उसका माहौल कैसा था। तो गांधीवादी माहौल था, क्योंकि जो पिता थे वो गांधीवादी थे, आंदोलनों में भाग लेने वाले थे। तो गांधीवाद से प्रभावित होकर लेखिका की माँ को खद्दर की साड़ी पहननी पड़ती थी, जिस कारण उनकी कमर
चनक जाती थी, क्योंकि खद्दर की जो साड़ी है थोड़ी हैवी होती है, भारी होती है। तो लेखिका की दादी के घर वाले स्वतंत्र विचारों को मानने वाले थे, एक दूसरे की गोपनीय बात को कोई किसी से नहीं कहता था, किसी का पत्र आने पर बिना उससे पूछे कोई पत्र को नहीं खोलता था, इतनी निजता का जो सम्मान है वो किया जाता था। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए अपने बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो परदादी पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगती है क्योंकि वह रूढ़िवादी परंपरा की विरोधी थी। वो बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं जानती थी और लीक से हटकर चलने की उनकी आदत थी। जो लेखिका की परदादी है उसकी भी आदत इतनी अच्छी आदत यहाँ बताई गई है कि वो भी रूढ़िवादी परंपरा का विरोध करने वाली थी। दादी तो होनी ही है, उसकी माँ तो होनी ही है, उसकी नानी भी थी, और इसके साथ साथ जो उसकी बहनें थी वो भी रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करने वाली थी। तो इस प्रकार इस पाठ का जो शीर्षक दिया गया है कि मेरे संग की औरतें कैसी थी, वो इसके बारे में यहाँ पे मृदुला गर्ग चर्चा कर रही हैं। और स्व संसार में प्रचलित परंपराओं के विरुद्ध चलने के कारण लड़की के जन्म की मन्नत मांगती है कि संसार के लोग अगर क्या मांगते हैं, लड़का मांगते हैं, तो मैं अपनी पतोहू के लिए क्या मांगूंगी, लड़की मांगूंगी। इसके पश्चात डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है, पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसमें प्रसंग आता है वो चोर की घटना वाला, कि जब लेखिका की जो दादी माँ है उसने चोर को चोरी के उद्देश्य से उन्हीं के कमरे में जो चोरी करने के लिए घुसता है, न तो उसको डराया कि मैं तेरे को पुलिस के हवाले कर दूंगी, ना ही धमकाया, बल्कि अपनी सहज बातों से उसको पानी लाने के लिए कहा। फिर स्वयं भी आधा पानी पीती है, आधा पानी उसको देती है। उसके बाद कहती है कि देख, अब हमने पानी साझा कर लिया है, तूने मेरा जूठा पानी पी लिया है, तो अब हम माँ बेटा हो गए, अब तेरी मर्जी है, तू चोरी कर या तू खेती कर। तो इस प्रकार उसका हृदय परिवर्तन किया, यानी कि उसको चोरी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और दूसरा उदाहरण है, लेखिका की बहन रेणु बार बार यही कह रही थी, मैं क्यों बीए की परीक्षा दूं, मैं नहीं दूंगी, मेरे लिए क्या ज़रूरी है। उसके पिताजी ने कहा कि बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। इस प्रकार के सहज भाव से वह बीए की परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाती है। तो कहने का मतलब, कई बार हमें किसी स्थिति को सुधारने के लिए उस व्यक्ति विशेष को, सामने वाले को डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सीधी सादी स्पष्ट शब्दों में कही गई बात से उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो लेखिका जब अपने पति के साथ कर्नाटक में पोस्टेड थी, तो वहाँ पर क्या है, वो बागलकोट में रहती है, तो वह बच्चों की शिक्षा के लिए पास के कैथोलिक बिशप से मिलती है कि स्कूल खोला जाए। निवेदन अस्वीकार हो जाता है, तो उसके बाद वो स्वयं ही वहाँ पे स्कूल खोलती है और वहाँ पे अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ सिखाने वाले प्राथमिक विद्यालय की नींव रखती है। बाद में चलकर इस विद्यालय को कर्नाटक सरकार से क्या है, मान्यता भी मिल जाती है। तो इस प्रकार लेखिका ने शिक्षा के जन्म सिद्ध अधिकार को, जो बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद प्रश्न संख्या 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जो मितभाषी हों, यानी कम बोलने वाले, स्पष्टवादी हों, कर्तव्यनिष्ठ इंसान जो होते हैं, इनको अधिक श्रद्धा से देखा जाता है। हम लेखिका के प्रति श्रद्धावान हैं क्योंकि उसने विषम परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया, लोगों को जीवन जीने के लिए प्रेरित भी किया। यानी कि उनका जो ये संस्मरण है, ये ना जाने कितनी ही लड़कियों को, कितनी ही महिलाओं को ये प्रेरणा देता है कि जीवन किस प्रकार से व्यतीत किया जाना चाहिए। और इसके पश्चात डालमिया नगर में नाटक मंडली बनाकर बागलकोट में प्राइमरी स्कूल खुलवाना लेखिका के प्रति हमारी श्रद्धा को प्रकट करता है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो लेखिका की जो बहन है वो बहुत संवेदनशील और जिद्दी स्वभाव की है। स्कूल से भी बस आने पर वह बस में बैठकर नहीं आती, बल्कि पैदल चलकर आती है। बीए की परीक्षा न देने की जिद करती है। पिता द्वारा ये कहने पर कि मैं बीए की परीक्षा क्यों दूं, तो पिताजी कहते हैं परीक्षा देने के लिए तैयार होती है, क्योंकि पिताजी सिर्फ इतना कहते हैं कि तुम बीए की परीक्षा दो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। एक दिन तेज वर्षा होती है, 1950 की बात है,
तो पूरे दिल्ली के अंदर सड़कों के ऊपर पानी भरा हुआ है, लेकिन उसकी जिद थी कि मैं स्कूल जाऊंगी, तो वो 2 मील पैदल जाती है, वहाँ पर देख कर आती है कि वास्तव में स्कूल बंद है, उसके बाद 2 मील वो वापस भी आती है। तो इस प्रकार वो अपने आप में जो अपने होने का आनंद लेते हैं। इस प्रकार अगला प्रश्न है लेखिका के संबंधित। लेखिका दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाती थी, परंतु विवाह के बाद उन्हें डालमिया नगर तथा बागलकोट जैसे कस्बों में जाना पड़ा। वहां वह अकेले रहते हुए भी अपने प्रयासों से बहुत कुछ किया, जैसे नाटक मंडली बनाई, प्राइमरी विद्यालय खोले। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि यह दोनों बहनें अकेले चलकर भी बहुत कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। तो इसमें नारी अस्मिता की बात की गई है, इस पाठ के अंदर नारी अस्तित्व की बात की गई है, और अपनी निजता और अपने स्वाभिमान को बनाए रखने की बात इस जो संस्मरण के अंतर्गत की गई है। तो अब इस जो संस्मरण के ऊपर आधारित जो MCQ प्रश्न है हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो MCQ प्रश्न हैं वो पढ़े जाएंगे। आप में से जिन विद्यार्थियों को जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को आप क्या करें, उनके उत्तर देने का प्रयास करें, और जिनके उत्तर आपको नहीं पता उनको आप नोट कर लीजिएगा जैसे ही आपके सामने आंसर की रखी जाएगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, लेखिका की नानी की मृत्यु कब हो गई थी? लेखिका की नानी कैसी महिला थी? लेखिका के नाना किस विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर लौटे थे? ये 3 प्रश्न, ये अभी तक जो हमने तीनों प्रश्न पढ़े हैं, ये इसकी जो चर्चा है हम अपने इस पाठ को पढ़ाते समय और प्रश्नों को हल करते समय इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो लेखिका की नानी अपनी बेटी के लिए कैसा वर चाहती थी, ये बात भी हो चुकी है। लेखिका के पिता को किस परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था? क्यों रोक दिया गया था वो आपको बताया था। तो कौन सी परीक्षा थी? हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुंची और छीके पर टांग दी, किसके लिए कहा गया है? लेखिका के नाना पक्के क्या माने जाते थे? और लेखिका की माँ का अधिकतर समय किस में बीतता था? लेखिका की माँ के प्रति सबकी श्रद्धा का प्रमुख कारण क्या था? और लेखिका के परिवार में सबको अपना क्या बनाए रखने की छूट थी? तो ये 9 प्रश्न आपके सामने हमने रखे हैं। कोशिश कीजिए इन प्रश्नों का उत्तर देने की। अगर आप इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो हम आपके सामने इनके उत्तर रख रहे हैं। जितने विद्यार्थियों ने उत्तर दिए हैं तो आप उनको चेक कर लीजिएगा कि आपके उत्तर सही हैं अथवा उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो सबसे पहला है, लेखिका की नानी की मृत्यु कब हुई थी? तो लेखिका के जन्म से पहले हो चुकी थी। लेखिका की नानी कैसी महिला थी? एक परंपरागत महिला थी और पर्दानशी महिला थी। लेखिका के नाना किस विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर लौटे थे? तो जो डिग्री लेकर लौटे थे वो था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। और इसके पश्चात लेखिका के नाना किस विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर लौटे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। लेखिका की नानी अपनी बेटी के लिए कैसा वर चाहती थी? वो चाहती थी कि कोई आज़ादी का सिपाही हो जो क्या करे, जिसके साथ उनकी बेटी का विवाह हो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके पति का विवाह भी किसी विलायती ढंग और रहन सहन वाले व्यक्ति के साथ हो। लेखिका के पिता को किस परीक्षा में बैठने पर रोक दिया गया? तो उन्हें ICS की, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। और हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुंची छींके पर टांग दी, किसके लिए कहा गया? तो ये लेखिका की माँ के लिए कहा गया। लेखिका की दादी ने ये बात कही थी। लेखिका के नाना पक्के क्या माने जाते थे? वो पक्के साहब माने जाते थे। लेखिका की माँ का अधिकतम समय किसमें बीतता था? किताबें पढ़ने में बीतता था। साहित्य पढ़ने की उनकी रुचि थी या संगीत में उनकी रुचि थी, उसमें बीतता था। और लेखिका की माँ के प्रति सबकी श्रद्धा का मुख्य कारण क्या था? कि वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। और लेखिका के परिवार में सबको अपना क्या बनाए रखने की छूट थी? अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। जैन समाज में किसी से कुछ ग्रहण न करना या संग्रह करना क्या कहलाता है? तो जैन समाज में लेखिका की परदादी के गांव का नाम क्या था? अकबकाया का क्या अर्थ है? 15 अगस्त 1947 को जो लेखिका की आयु थी वो कितनी थी? और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न लेखिका क्यों नहीं देख पाई? लेखिका के पिता ने उसे कौन सा उपन्यास पढ़ने को दिया? इसकी चर्चा हमने की थी। जब वो इंडिया गेट पे आज़ादी का जश्न देखने नहीं जा पाती तो उनको कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए देते हैं? लेखिका की बड़ी बहन का नाम क्या था?
लेखिका की पांचवी बहन का नाम, या वह लेखिका से कितने वर्ष छोटी थी। और रेणु को गाड़ी में बैठकर घर आना पसंद क्यों नहीं था। रेणु ने किस एडमिरल जनरल को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवाया था। डायरेक्ट एडमिरल जनरल को उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि आपका चित्र मुझे भेजो। तो इस प्रकार जैन समाज में किसी से कुछ ना ग्रहण करना, संग्रह ना करना क्या कहलाता है, वो अपरिग्रह कहलाता है। और लेखिका की जो परदादी थी उसके गांव का नाम था नकुड़, और अकबकाया का अर्थ होता है घबराया हुआ। 15 अगस्त 1947 को लेखिका की आयु थी 9 साल, और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न लेखिका क्यों नहीं देख पाई, क्योंकि उनको टाइफाइड हो गया था। और लेखिका के पिता ने उसे कौन सा उपन्यास पढ़ने को दिया, ब्रदर्स कारामजोव, एक रूसी उपन्यास था। और लेखिका की बड़ी बहन का नाम मंजुल, और जो पांचवी बहन है उसका नाम था अचला, और वो लेखिका से 8 साल छोटी थी। रेणु को गाड़ी में बैठकर आना पसंद क्यों नहीं था, क्योंकि वो मानती थी कि ये एक सामंत शाही की निशानी है, जो उसको पसंद नहीं था। और रेणु ने एडमिरल जनरल को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगाया था, उनका नाम था थिमैया। तो थिमैया जो एडमिरल जनरल थे उनको पत्र लिखा और अपना चित्र भेजने के लिए कहा। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है वो है, लेखिका की किस बहन ने पत्रकारिता की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात दिल्ली में किस वर्ष एक साथ एक ही रात में 9 सेंटीमीटर वर्षा हुई थी, जिसकी बात होती है जब रेणु जिद करती है कि वो स्कूल में जाएगी। अचला ने किस वर्ष के बाद लिखना शुरू किया। लेखिका की माँ किसके आदर्शों का पालन करती थी, और लेखिका ने बच्चों के लिए स्कूल कहाँ चलाया। कर्नाटक जिसकी बात आती है, जब विवाह के बाद उनको अपना कॉलेज छोड़कर कर्नाटक में शिफ्ट होना पड़ता है, तो वहाँ वो अपना एक प्राइमरी स्कूल चलाने का प्रयास करती हैं। तो यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर रहेंगे, लेखिका की किस बहन ने पत्रकारिता की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो अचला ने। उसके पश्चात सबसे छोटी बहन थी अचला, उनसे 8 वर्ष छोटी थी। दिल्ली में किस वर्ष एक साथ एक ही रात में 9 सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो 1950 में। अचला ने किस वर्ष के बाद लिखना शुरू किया, तो जो 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। माँ किसके आदर्शों का पालन करती थी, महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करने वाली महिला थी। और लेखिका ने बच्चों के लिए स्कूल कहाँ चलाया, बागलकोट कर्नाटक में। तो ये इस पाठ का जो है सारांश, मुख्य पाठ आधारित प्रश्न और एमसीक्यू प्रश्न थे। हमारी आशा है, हमारा विश्वास है कि आप इस पाठ के जो केंद्रीय जो कथावस्तु है उसको समझ पाए होंगे, इनके प्रश्नों को आप समझ पाए होंगे, और एमसीक्यू जो हमने चर्चा की है वो आपको याद रहेंगे। आप इसको 1-2 बार देखेंगे वीडियो को, तो आपको निश्चित तौर पर ये पाठ पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जिससे आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आपसे आग्रह है कि ये जो लाइव क्लासेस हो रही हैं आप इसका भरपूर लाभ उठाइए, और जब भी आपके अध्यापक आपके पास लिंक शेयर करते हैं, आपके पास सूचना आती है, तो आप अन्य विद्यार्थियों को भी सूचित करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और जल्द ही 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति के लिए, रिवीजन के लिए वो भी शुरू कर दी जाएंगे। उसके साथ साथ हिंदी के साथ अन्य विषय के जो एमसीक्यू प्रश्न है, हमारा जो प्रयास रहेगा, जो हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 500 जो एमसीक्यू प्रश्न हैं वो मुख्य जो विषय हैं जो 10वीं में और 12वीं में रहते हैं उनके हम आप तक पहुंचाएं लाइव, ताकि आप उनको सुनकर देख पर वो आपकी मेमोरी में, आपकी जो स्मृति में पूरी तरह से स्थायी हो जाएं, ताकि आप परीक्षा में बेधड़क भाग लेकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।